मध्य प्रदेश के वैभव के दूसरे भाग का आज हम अध्ययन करेंगे। विक्रम संवत को प्रारंभ करने वाले प्रख्यात सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अवंतिका के राजा थे। अवंतिका यानी उज्जैन। उज्जैन को आप पहले अवंतिका बोलते थे, जिसे हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता, विवेकपूर्ण निर्णय और प्रजा पालन के लिए इतिहास में अमर हैं। कालिदास, बाराहमिहिर, बाणभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। जैसे अकबर के 9 रत्न थे ना, वैसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी 9 रत्न थे, जिसमें कि कालिदास, बाराहमिहिर और बाणभट्ट ये प्रमुख थे। कालिदास बहुत बड़े कवि थे। बाराहमिहिर थे खगोल शास्त्री, और बाणभट्ट भी ऐसे ही एक खगोल शास्त्री और ब्राह्मण थे, जो कि ग्रह नक्षत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उज्जैन का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री कृष्ण की शिक्षा से जुड़े होने के कारण यहाँ के संदीपनी आश्रम का पौराणिक महत्व है। जो उज्जैन में संदीपनी आश्रम है, वहाँ पर श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। किससे? तो श्री कृष्ण ने यहाँ शिक्षा लेने के कारण यह वाला जो आश्रम है, संदीपनी आश्रम, वह प्रसिद्ध है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। जो कुंभ मेला है, कुंभ यानी घड़ा, कुंभ यानी घड़ा, इसकी एक ऐतिहासिक कथा है कि जब असुर और देवताओं ने साथ मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब उसमें से अमृत का एक कलश निकला था, एक घड़ा निकला था, जिसे कि देवताओं ने ले लिया था और उसे राक्षस लोग छुड़ा रहे थे पीने के लिए। तब उस घड़े में से कुछ बूंदें नीचे गिर गई थी, 3-4 बूंद। तो ऐसी 4 जगह जो बूंदें गिरी थी, वहाँ पर अभी भी हम लोग वहाँ पर कुंभ मेला लगता है। तो वह 4 जगह हैं प्रयाग, उज्जैन, इलाहाबाद और नासिक। तो इन 4 जगहों में प्रत्येक 3 वर्ष के अंतर से मेला लगता है। ऐसे 3 वर्ष पहले उज्जैन में लग गया, फिर उसके बाद 3 साल बाद प्रयाग में लगा, फिर उसके 3 साल बाद नासिक में लगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए वो चक्र जो बनता है, तो एक बार एक जगह दूसरी जगह आने में 12 साल लग जाते हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। बाकी ये होता हर 3 वर्ष में है। और इसकी भी कुछ अलग विधि है कि कुछ ग्रह नक्षत्र जब जैसे मिलते हैं, उस हिसाब से अलग अलग जगहों पर वहाँ पर मेला लगता है। जो कि हमारे यहाँ अगला जो कुंभ है, वह 2021 में हरिद्वार में आयोजित होगा। शबे मालवा सुबह बनारस की यह उक्ति चरितार्थ करती है। मालवा की धार नगरी, जो अपने में ऐतिहासिक पुरा वैभव की गाथा को समेटे है। यहाँ बाघ की गुफाएं तथा मांडू के नाम से प्रसिद्ध मांडवगढ़ के प्राकृतिक सुषमा से घिरे भग्नावशेष आज भी आकर्षण पैदा करते हैं। जो मांडू है, मांडू में बहुत सारे ऐतिहासिक जो किले हैं, उन्हें जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने कईयों ने भग्न भी कर दिया था, इसलिए उन्हें भग्नावशेष भी कहते हैं, जो कि टूट फूट गए हैं, लेकिन फिर भी वह आकर्षण का केंद्र है। इतने सुंदर बने हुए हैं और कि वहाँ पर अभी भी पर्यटक जाते हैं उन्हें देखने के लिए। ये मालवा के अंतिम राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की कथा कहते हैं। जो ये थे मालवा के जो राजा थे, इनसे सम्राट अकबर का युद्ध हुआ था, बाज बहादुर का युद्ध हुआ था अकबर से। तो ये इनकी सेना बहुत छोटी थी, तो वह हार गए थे और इन्हें बंदी बना लिया था। उनके अकबर के जो वो थे सेना प्रमुख, उन्होंने बंदी बनाकर इनको लेके गए अकबर के पास। और जो इनकी रानी थी रूपमती,
उन्हें भी बंदी बनाकर ये अकबर के पास ले जाने के लिए आगे बढ़े। तब रानी रूपमती, बहुत सुंदर थी रानी रूपमती, तो रानी रूपमती ने इसे अपना अपमान समझा और हीरा निगल लिया था और वह मर गई थी वहीं। अब राजा को तो ले गए अकबर के पास। जब अकबर के पास जाने के बाद बाज बहादुर को पता चला और अकबर को भी मालूम पड़ा कि रानी ने, रूपमती ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा बाज बहादुर को आज़ाद कर दिया और उनका जो राज्य था वह भी लौटा दिया। तब बाज बहादुर वापस आए और रानी जो रूपमती की वो थी मतलब शरण स्थली, मरण स्थली, उस वहाँ पर मज़ार पर जाकर और उन्होंने सिर पटक पटक कर अपना मतलब वो प्राण छोड़ दिए थे। तो इसीलिए आज भी लोग वहाँ पर उसके पास में ही फिर उनकी भी मज़ार बना दी गई और अकबर ने उनको बहुत श्रद्धा के साथ उनके लिए मज़ारें बनवाई थी, रानी रूपमती और बाज बहादुर की। तो ये कथाएं आज भी वह मज़ारें और वह मकबरे देखकर हमको याद आ जाती हैं। निमाड़ के बड़वानी क्षेत्र में तीर्थ स्थल 52 गजा में आदिनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। जो जैनों का तीर्थ स्थल है 52 गजा, उसमें 52 गज के आदिनाथ जो महावीर स्वामी हैं उनकी मूर्ति है 52 गज की, तो इसलिए उसे 52 गजा बोलते हैं। लोकमाता अहिल्या का राजमहल राजवाड़ा इंदौर में स्थित है। यहाँ का कांच मंदिर भी दर्शनीय है। आदिवासी सभ्यता और संस्कृति का केंद्र झाबुआ भी यहीं स्थित है। जहाँ पर झाबुआ ज़िले में ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी सभ्यता और संस्कृति है, इसलिए इसे आदिवासी बहुल क्षेत्र कहा जाता है। झाबुआ के भावरा ग्राम में भारत के क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। यहाँ का भगौरिया मेला प्रसिद्ध है। भगौरिया मेला प्रसिद्ध है, हमने इसके बारे में ऐसी कहानियाँ सुनी है कि जो लड़का और लड़की रहते हैं शादी लायक, वो पहले से ही किसी को पसंद कर लेते हैं और जब ये मेला लगता है तब लड़का लड़की के साथ या लड़की लड़के के साथ, जो जब दोनों सहमत होते हैं तो वह उनको लेकर आपस में दोनों इकट्ठे होकर भाग जाते हैं इस मेले से। और फिर लोग मतलब वहीं उनके जो परिवार वाले हैं लोग उनको पकड़ते हैं और फिर वो पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसे भागते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब वो पकड़ा जाते हैं फिर दोनों का विवाह कर दिया जाता है, इसलिए इसे भगौरिया मेला कहते हैं। और अपने पसंद, जैसे लड़की को कोई लड़का पसंद है तो वह उसके साथ विवाह कर सकती है और लड़के को अगर कोई लड़की पसंद है तो वह उसके साथ विवाह कर सकता है इस मेले में। यहाँ लोक आस्थाओं और विश्वासों में ईसरी की फागें जी बनते हैं। ये जो होली पर जो फागें गाई जाती हैं वो ईसुरी नाम के कवि थे, उनकी फागें रहती हैं जो कि अभी भी मतलब लोग गाते हैं। ये बुंदेली के सुप्रसिद्ध लोक कवि हैं। यहाँ के लोक नृत्य राई, सैरो, बधावा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूम मचा चुके हैं। यहाँ के जो बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं वह कौन कौन से हैं? राई, सैरो और बधावा। आल्हा यहाँ का शौर्य गीत है। आल्हा कौन थे? ओरछा के राजा के भाई थे जो कि बहुत वीर थे, उनके नाम पर आल्हा गाया जाता है। बुंदेलखंड की शान कहे जाने वाले महाराज छत्रसाल द्वारा छतरपुर नगरी बसाई गई है। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में काव्य रचना की है। जो एक महाकवि भूषण नाम के जो कवि थे उन्होंने राजा छत्रसाल की प्रशंसा में एक काव्य जो मतलब कविताओं की रचना की है, एक बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है। प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि पद्माकर, व्याकरणाचार्य पंडित कामता प्रसाद, गुरु तथा सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर इसी बुंदेलखंड के गौरव हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है और जिसमें कि हरि सिंह गौर, कामता प्रसाद और
कौन थे, कवि भूषण और महाकवि कालिदास, भर्तृहरि, बिहारी, तानसेन, बैजू बावरा, विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी दुर्गावती, रानी अहिल्याबाई, और जिन्होंने संविधान लिखा है हमारा वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहीं से हैं, बुंदेलखंड हमारे मध्य प्रदेश के ही थे वो। और अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी जिनका नाम आपने अभी सुनते होंगे वह भी यहीं के थे। और जिसको कि स्वर कोकिला बोलते हैं, लता मंगेशकर, वह भी मध्य प्रदेश की थी। तो ऐसी महान विभूतियाँ मध्य प्रदेश में हो गई, मतलब हो चुकी हैं, और जिन्होंने मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। पन्ना हीरा खानों तथा अनुपम वन संपदा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। जो पन्ना शहर है, जिला है, वहाँ पर हीरे की खानें हैं जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इतने अनमोल अनमोल हीरे यहाँ की खानों से निकले हुए हैं जो कि विश्व में अभी भी धूम मचा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर स्थापत्य कला के अनुपम उदाहरण हैं। खजुराहो में जो मंदिर हैं वह इतने अनोखे और अद्भुत हैं कि उन पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, विदेशी भी रिसर्च करते हैं कि ये मंदिर कैसे क्या बनाए गए होंगे, और बहुत अच्छे मतलब कला के बेजोड़ नमूने हैं। चंदेल शासकों के कला गौरव की कथा कहते ये मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से अद्भुत है। बेतवा के तट पर बसा ओरछा बुंदेला राजपूतों की राजधानी रही है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका का सृजन यहीं हुआ था। जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं कवि केशव, उनकी कृति। कवि बिहारी का संबंध भी ओरछा से है। यहाँ पर राम राजा का मंदिर अनुपम एवं दर्शनीय है। ओरछा एक बहुत सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ पर कि बहुत सारे मंदिर और जहाँ का जो ऐतिहासिक इतिहास है उसके कारण ओरछा प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत विश्व से पर्यटक इसे ओरछा को देखने आते हैं। और ओरछा का जो उसमें ऐतिहासिक मंदिर, कलाएं और महल वगैरह हैं, वहाँ उसको देखकर दांतों में उंगली दबा लेते हैं, इतनी सुंदर वहाँ की महल हैं। भारत के राष्ट्रीय वन उद्यानों में सबसे अधिक वन उद्यान मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 9 है। कितने राष्ट्रीय वन उद्यान मध्य प्रदेश में हैं? 9। इनमें अब नाम सुनिए, इनमें कौन कौन से हैं। मंडला और बालाघाट जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अतिरिक्त बांधवगढ़ उमरिया जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद जिले में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी जिले में वन विहार और भोपाल में और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है। जिसमें कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह भोपाल का ही है, और वैसे 9 हैं। इन राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्यतः कौन कौन से जानवर हैं? बाघ, बारहसिंगा, चीतल, सांभर, कृष्णमृग, तेंदुआ, नीलगाय, भालू, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली सुअर, भेड़िया, सोनकुत्ता आदि छोटे बड़े पशु एवं शोक पर फाख्ता, मोर, कबूतर, तीतर, बटेर, चील, गरुड़, बगुला, सारस, बनमुर्गी, धनेश, खिलखिला, मैना आदि पक्षी पाए जाते हैं। कई पक्षी तो ऐसे हैं कि बिल्कुल लुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन उनका भी संरक्षण यहाँ पर किया गया है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति जीवाश्मों को संरक्षित किया गया है। जो वनस्पतियाँ लुप्त प्राय होने लगी हैं, अब बिल्कुल लुप्तता की कगार पर हैं, उन वनस्पतियाँ ने जो पेड़ पौधे रहते हैं उनके जीवाश्मों को अभी भी संरक्षित किया गया है। छात्र छात्राओं में वनों, वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं और पर्यावरण के प्रति चेतना बढ़ाने हेतु मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मोगली उत्सव मनाया जाता है। इसका राज्य स्तर का प्रथम कार्यक्रम पेंच राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। भीमबेटका जैसी अनेक गुफाओं में आदि मानव द्वारा हजारों वर्ष पहले बनाए गए कंदराओं
कंदराओं यानी गुफाओं, दीवारों पर आकर्षक चित्र उनकी इच्छा शक्ति और जिजीविषा के प्रतीक हैं। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। इतने कठिन समय में जो पत्थरों का पाषाण युग था, उस समय भी जबकि जानवर से उनको खतरा रहता था, रहने की जगह नहीं थी, गुफाओं में रहते थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी कला का परिचय दिया, इसलिए उसे जिजीविषा बोलेंगे। प्रदेश में हिंदी जहाँ शीश पर मुकुट के रूप में शोभायमान है। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बहुत अधिकांश लोग हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। वहीं इसके अलावा बुंदेली, मालवी, भीली, बंगेली, निमाड़ी बोलियाँ इस मुकुट में जड़े कीमती मोती हैं। अन्य भाषाएं भी इसका श्रृंगार करती हैं। अब प्रदेश के जो उत्सव हैं वह कौन कौन से हैं? दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दीपावली आदि, होली, ईद, क्रिसमस आदि उत्साह से मनाए जाते हैं। मानवीय मूल्यों को समाज में स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अपनी खुशियों को प्रदर्शित करने और उन खुशियों में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते लोक नृत्य बधावा, ढिमरियाई पैरों को थिरकने के लिए विवश कर देते हैं। समाज में सामुदायिकता, सहयोग के संदेश के लिए ढोला मारू, माच और स्वांग लोक नाट्य प्रसिद्ध हैं। ढोला और मारू, एक राजा था, ढोला नाम का राजकुमार था और मारू एक राजकुमारी थी। उनके जो प्रेम गाथा है उसके बारे में है यह। इसको लोक नृत्य के द्वारा इस कहानी को बताया जाता है। इसी प्रकार माच और स्वांग भी लोक नाट्य हैं जिनमें कि कई कथाओं का वर्णन किया जाता है। विभिन्न भाव बिखेरते फाग, कजरी, दीवारी, दादरा, भजन, ठुमरी लोकगीत लोक भावनाओं की सुरीली अभिव्यक्ति हैं। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के जो गीत गाए जाते हैं, जिन्हें जैसे कि होली पर फाग गाते हैं, कजरी और दादरा गाते हैं, शादियों के टाइम पर, भजन जब धार्मिक आयोजन होते हैं, ठुमरी या लोकगीत आदि, ये सभी गीत जो हैं विभिन्न विभिन्न समयों पर गाए जाते हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक दृष्टि से संपन्न हमारा मध्य प्रदेश लघु भारत है। मध्य प्रदेश के वैभव की मिठास यहाँ के निवासियों के हृदय में रची बसी है। लघु भारत इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के और विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं और फिर भी मिलजुल कर रहते हैं। कभी भी उनमें ऐसा लड़ाई झगड़ा या कोई भी मानसिक वो ज़्यादा नहीं होता है क्लेश, इसलिए इसे लघु भारत का नाम दिया गया है। बच्चों, वीडियो को देखकर आप पाठ को अच्छे से समझें और फिर इसके प्रश्नों को हल करें।